जंगल के अंदर बीजों का भंडार लगा हुआ था और वहां खड़ा हुआ बैल आंसू बहा रहा था। उसकी आंसू भरी नजरें सोने के पौधे पर टिकी हुई थी। उस पौधे पर हीरे के बड़े बड़े बीज लटक रहे थे। जाओ, सच्चे मनुष्य को जब तक तुम यहाँ पर लेके नहीं आओगे और वो सच्चा मनुष्य परीक्षा से गुजरेगा तभी सब कुछ ठीक होगा। पौधे की बात सुनकर बैल की आंखें भर आई। वो जंगल से बाहर चला गया और जंगल की गहराइयों में खो गया। इस घटना के कुछ समय बाद भावनगर के सुंदर घने जंगलों के बीच अलीगढ़ गांव बसा हुआ था। वहां श्याम और घनश्याम नाम के दो भाई रहते थे। श्याम भैया, अरे ओ श्याम भैया, आपके पिताजी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है, जल्दी घर चलिए। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? चलो भाई चलते हैं, चलो। श्याम अपने छोटे भाई घनश्याम के साथ दौड़ता हुआ घर जा पहुंचा। वहां उनके बूढ़े पिताजी चारपाई पर बैठे थे और पास में डॉक्टर खड़े हुए। हाँ श्याम, तुम्हारे पिताजी के शरीर के अंदर बीमारी ने पूरी तरह से घर कर लिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। चलो भाई। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। देखो श्याम, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। देखो श्याम, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा हिस्सा अपने छोटे भाई से बातचीत करके बांट लेना। इतना कहकर श्याम के बूढ़े पिता ने दम तोड़ दिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन श्याम की पत्नी विमला, जो कि बहुत चतुर और तेज थी, श्याम से बोली, पिताजी को गए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। बाहर से देखने पर श्याम बहुत अच्छा इंसान लगता, लेकिन अंदर से उसमें भी चतुराई, लालच और मक्कारी कूट कूट भरी थी। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। मेरी बात मानो या ना मानो, हमारा जो खेत है वो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। हरा भरा खेत अपने हिस्से में रखना और हाँ, बंजर खेत अपने छोटे भाई को दे देना। और हाँ, जिस घर में हम रहते हैं उसके अलावा एक दूसरा घर भी है जिसकी हालत बहुत खराब है, वो तुम ना अपने छोटे भाई को दे देना। अच्छा, और अगर घनश्याम ने कुछ सवाल किए तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दोगे? बोल देना कि वो छोटा है और तुम बड़े हो। उसने खेत में काम करना केवल 2 साल पहले शुरू किया है, जबकि तुम बचपन से बैल की तरह अपने पिता के साथ खेत में जुटे रहते थे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ तो देखो छोटे भाई, पिताजी तो अब नहीं रहे, इसीलिए हम दोनों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। अरे अरे छोटे, ये सब बातें कुछ समय के लिए ही अच्छी लगती हैं। देखो, हमें अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए ना। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, बताइए। हाँ तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि भाई मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करता आया हूँ, खेती करता आया हूँ, जबकि तुम केवल 2 वर्ष से खेत में हाथ बटा रहे हो। और हमारे 2 घर हैं, एक यह है और दूसरा घर, उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, क्योंकि इस घर पे मैंने काफी खर्चा किया है, इसीलिए यहाँ मैं रहूंगा। ठीक है? यह तो सरासर अन्याय है। आप बेकार के हिस्से अपने छोटे भाई को दे रहे हैं और अच्छे हिस्से अपने पास रख रहे हैं। देखिए भैया, मेरी पत्नी कमला सही कह रही है। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती किस पर करूंगा? अब देखो, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन बंटवारा तो ऐसे नहीं होगा। जिस दूसरे घर की आप बात कर रहे हो वो घर नहीं बल्कि एक झोपड़ी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों के हिस्से में वही आ रहा है तो वही दूंगा ना। ये क्या बात कर रहे हैं भैया, आप गलत बंटवारा कर रहे हैं। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। बंटवारा होना चाहिए तो पूरा न्याय से होना चाहिए। खराब चीज हमारे हिस्से और अच्छी अच्छी चीजें आपके हिस्से, यह बंटवारा होता है क्या? यह तो मनमानी है, मनमानी। हाँ तो ठीक है भैया, अगर तुम इस मामले को पंचायत में ले जाना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इस गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, वो अभी मेरी बात मानेगा, समझ गए? अभी जो मिल रहा है रख लो, बाद में कहो या भी ना मिले। बेहतर यही होगा कि पंचायत तक तुम्हें जलील ना करे और ना ही कुछ दे। अच्छा है कि यह मामला घर की 4 दीवारों में सुलझा लो। हाँ ठीक है भैया। हाँ तो ठीक है भाई, हो गया फैसला। तुम अभी और इसी वक्त घर छोड़कर चले जाओ।
घनश्याम दुखी होकर दूसरे घर में चला गया। कमला ने बिल्कुल सही कहा था, वो घर नहीं बल्कि टूटा फूटा घर था। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए और तुमने कोई आवाज नहीं उठाई। मैं चाहता तो पंचायत में मामला ले जा सकता था, परंतु बदनामी तो हमारे घर की होगी ना कमला। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे? क्या कभी बंजर जमीन पर अनाज उगता है? मुझे भगवान पर भरोसा है। भगवान ने मुझे 2 परिश्रमी हाथ दिए हैं। देखना तू कमला, मैं बंजर जमीन का सीना चीर कर उसमें बीज बो दूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो उसी में अनाज उगाकर गांव वालों को दिखाऊंगा। तू देखना। अगले दिन घनश्याम अपने बंजर खेत पर जा पहुंचा और हल चलाने लगा। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आया और घनश्याम से बोला, अरे घनश्याम, यह क्या? अरे यह जमीन तो बंजर है, इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? घनश्याम कुछ नहीं बोला और जमीन पर हल चलाता रहा। वो व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन घनश्याम ने अपनी मेहनत करना जारी रखा। घनश्याम कई दिनों तक अपने खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ भी उगता नजर नहीं आया। थक हार कर एक दिन वो घर पर उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी कमला आई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर हल चलाने का कोई फायदा नहीं। यह सुनकर घनश्याम रोने लगा। कमला, काश मेरे पास भी एक बैल होता तो मैं इसी बंजर जमीन पर अनाज उगा कर दिखा देता, लेकिन मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे मेरा बदन टूट रहा है मेहनत करके, यह बंजर जमीन मेरा शरीर दोपहर के बाद साथ छोड़ देता है। अब नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि घर पर भी अनाज नहीं खत्म होने को है। तुम्हें कोई और धंधा शुरू करना चाहिए जिसमें इतनी आमदनी हो जाए कि हम दोनों को 2 वक्त की रोटी पेट भर मिल सके। लेकिन कमला, दूसरा धंधा या व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। निराश मत हो तुम साहूकार के पास जाओ। हमारे गांव का साहूकार बहुत अच्छा है। वो लोगों को कर्ज दे देता है और ब्याज भी बहुत कम लेता है, और ज्यादा सख्ती से वसूली भी नहीं करता। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, मैं जाता हूँ। अगले दिन घनश्याम साहूकार की हवेली पहुंचा और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, घनश्याम, साहूकार जी, बस इतना कर्ज दे दीजिए मुझे कि मैं कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दूं, और जैसे ही मुनाफा होगा सबसे पहले मैं आपका कर्ज ब्याज सहित लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा दे दीजिए मुझे। साहूकार ने उसे 10 मुद्राएं दे दी। भगवान का नाम लेकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दो। हाँ, मैं कल बलिया गांव जाऊंगा कमला। मैंने सुना है कि वहाँ खिलौने बड़े सस्ते दामों में मिलते हैं। अब क्या है, इन 10 मुद्राओं से कुछ खिलौने खरीदूंगा और दूसरे गांव में ले जा करके बेचूंगा। देखना, कुछ न कुछ बढ़िया आमदनी हो ही जाएगी। अगले दिन घनश्याम बलिया गांव जा पहुंचा और बाजार में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक बैल पर पड़ी। एक व्यक्ति उसे बुरी तरह पीट रहा था। बैल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अरे ओ भैया, अरे भैया, अरे ओ भैया, काहे इतनी बेदर्दी से इस बैल को पीट रहे हो? क्या हो गया है? अरे क्यों पीट रहा हूँ, तुझे पता भी है? मैंने इस बैल को जंगल से किसी आदमी से अच्छे दामों पर खरीदा था। सोचा था कि अब खेत में काम करेगा, लेकिन जब भी काम करने की बारी आती है तो बस यह अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, ऊपर से सारा चारा भी खा जाता है। अरे इसे खरीद कर तो मुझे सिर्फ नुकसान हुआ है। ओहो भैया, रुको रुको रुको, अगर ऐसी बात है तो यह बैल हमको दे दो। अरे मुफ्त में बैल भी दे दूं और नुकसान भी। अरे मैंने इसे मुफ्त में नहीं खरीदा। अगर तुझे इतना ही अच्छा लग रहा है तो ला दे मुझे 10 मुद्राएं और ले जा। घनश्याम गहरी सोच में डूब गया। उसने बैल की ओर देखा। बैल की आंखों में मानो आशा झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद घनश्याम ने 10 मुद्राएं उस व्यक्ति को दे दी। अब मेरे पास केवल 10 ही मुद्राएं हैं। मैं यहाँ खिलौने खरीदने आया था। एक बात कहूं भैया, बुरा मत मानना, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। इस बैल को खरीद कर तुमने घाटे का सौदा किया है, लेकिन मेरी बला तो टल गई। ले जाओ इस मुसीबत को अपने घर। ले जाओ भैया,
ले जाओ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। घनश्याम बैल को लेकर घर आया और सारी घटना कमला को बताने लगा। हे भगवान, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान नहीं देखा। अरे 10 मुद्राएं तुमने इस निकम्मे बैल को खरीदने में व्यर्थ कर दी। एक बैल से भला हमें क्या फायदा होगा, जबकि उसके मालिक ने ही तुम्हें बता दिया था कि यह काम नहीं करता। अरे वो इसको बुरी तरह पीट रहा था, बेचारे के आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे दया आ गई, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं सका और इसे ले आया। तो अब इसका क्या करोगे, अचार डालोगे? अरे भाई, जो काम नफरत से नहीं हो सकता वो प्रेम से हो सकता है। चिंता ना करो, कल मैं इसे अपने बंजर खेत में ले जाऊंगा और इसकी मदद से अनाज उगाने का प्रयास करूंगा। कमला और भी क्रोधित हो गई। आखिर घूम फिर कर तुम वहीं पहुंच गए। जैसी इच्छा वैसा करो, पर मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, घर पर केवल कल तक का अनाज है। इतना कहकर कमला गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन घनश्याम बैल को लेकर बंजर खेत में जा पहुंचा। हाँ, अब ठीक लग रहा है ना? अच्छा देखो, मैं तुम्हें सरदार कहकर पुकारूंगा। देखो सरदार, जिन 10 मुद्राओं से मैंने तुम्हें खरीदा था वो तो मैंने कर्ज में ली थी, इसलिए तुम मेरी मदद जरूर करना, ठीक है ना? चलो। घनश्याम ने बैल को हल जोतने का प्रयास किया, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला तक। अरे आखिर तुझे हो क्या गया है? तू अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? चल भाई चल। घनश्याम ने दिन भर कोशिश की, लेकिन बैल ने कोई काम नहीं किया। शाम को थक हार कर वो बैल को घर ले आया। घर पर घनश्याम का उतरा हुआ चेहरा देखकर कमला ने गुस्से से कहा, क्या हुआ तुम्हारे इस बैल का? तुम्हारा पूरा खेत जोत डाला होगा। चेहरा तो बिल्कुल बुझा बुझा लग रहा है। घनश्याम कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगले दिन भी घनश्याम बैल को लेकर खेत गए, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला ही नहीं। शाम को मायूस होकर घनश्याम घर लौट आया। कमला की आंखों में आंसू थे। आज सुबह से मैं भूखी हूँ, घर का अनाज खत्म हो गया है। अब बताओ क्या करूं? क्या तुम्हारे भाई के सामने हाथ फैलाऊं? वही भाई जिन्होंने हमें धोखा देकर सब कुछ छीन लिया। घनश्याम बाहर आंगन में बैल के पास बैठ गया और देर तक रोता रहा। आधी रात हो चुकी थी। अचानक बैल ने घनश्याम से बोला, मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आ रहा है घनश्याम, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। घनश्याम ये सुनकर चौंक गया। अरे हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ मैं? एक बैल मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। अरे भाई, कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। यह मत पूछो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, बस यह समझो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। घनश्याम का डर थोड़ा कम हुआ। उसने तुरंत कमला को बुलाया और सारी घटना बताई। हे भगवान, ये बैल मनुष्य की तरह बोल रहा है। घनश्याम, इसे वापस वहीं छोड़ाओ जहाँ से तुम इसे लेके आए थे। अरे भगवान के लिए ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा पुराना मालिक मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। बहुत तेज मारता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं एक ऐसे जंगल का पता जानता हूँ जहाँ जादुई बीज मिलते हैं। अगर तुम उन्हें अपने बंजर जमीन में बो दोगे तो फिर उसका चमत्कार देखना। एक बार इसकी बात मानने में क्या हर्ज है? हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है। बैल जंगल की ओर चल पड़ा। घनश्याम और कमला भी उसके पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद बैल जंगल में बने एक खंडहर के सामने रुक गया। घनश्याम और कमला बैल के साथ खंडहर के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर घनश्याम ने देखा कि जमीन पर बहुत से बीज बिखरे पड़े थे। बाप रे बाप, जमीन पर तो अनाज पौधे हरियाली उगते देखा, लेकिन बीज को खुद ब खुद उगते हुए पहली बार देख रहा हूँ। गजब है कमला। घनश्याम, देखो यह बीज रंग बिरंगी किरणों से जगमगा भी रहे हैं। इनमें से कुछ बीज उठा लो और फिर उनका चमत्कार देखना। उठा लो। तभी घनश्याम की नजर एक बड़े पौधे पर पड़ी जो शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह तो बड़ा ही विचित्र पौधा है। हाँ, इसका भी एक रहस्य है, लेकिन वो रहस्य अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सही समय आने पर सब बताऊं। घनश्याम ने कुछ बीज उठाए, फिर वो कमला और बैल के साथ घर लौट आए। अब तुम आज रात इन बीजों को अपने बंजर खेत जमीन पर बो देना। घनश्याम, कमला और बैल खेत में पहुंचे। घनश्याम ने उन बीजों को अपनी जमीन में बो दिया। अब घर चलो, सुबह इसका चमत्कार देखना। घनश्याम, कमला और बैल घर लौट आए। अगली सुबह घनश्याम और कमला खेत पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पूरा खेत हरे भरे पौधों और लहलहाती फसल से भर चुका था। अरे, यह हमारा बंजर खेत तो हरा भरा हो गया। घनश्याम, इसका मतलब बैल सही कह रहा था। मुझे माफ कर दो। जब तुम बैल को लेके आए थे तो मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। देखो कमला, यह फसल तो पूरी तरह से पक चुकी है। चलो इसको काट लेते हैं
और बेच देते हैं। घनश्याम और कमला ने मिलकर दोनों मेहनत से फसल काटनी शुरू कर दी। इसी दौरान घनश्याम का बड़ा भाई श्याम वहां आ गया। सामने अचानक फसल लहलहाते देख वो चौंक पड़ा। घनश्याम, यह क्या है भाई? गजब! कल तक तो यह खेत बंजर था और आज इस पर लहलहाती फसल खड़ी है। कैसे भैया, कैसे कैसे हो गए? अरे मेरे छोटे भाई! घनश्याम कुछ कहने ही वाला था कि कमला ने तुरंत बोल दिया। यह सब ईश्वर की कृपा है जेठ जी। घनश्याम ने फसल को अच्छे दामों पर बेचा और बहुत सारा धन कमला के हाथों में रख दिया। कमला यह देखकर प्रसन्न हो गई। पूरे गांव में हंगामा मच गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक रात में खेत में फसल उगाई कैसे। हाँ, जब बड़े भैया पूछ रहे थे तो मैं सच बताने ही वाला था अपने बड़े भाई को इस जादुई बैल के बारे में। मत बताना, नहीं तो वह इसे भी छीनने का प्रयास करेंगे। शायद तुम सही कह रही हो कमला। मेरे तो समझ ही में नहीं आ रहा कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। बंजर जमीन पर घनश्याम कैसे एक ही रात में अनाज उगा सकता है? यह क्या चमत्कार है भाई? मुझे लगता है तुम्हारे छोटे भाई के हाथ में कोई जादुई शक्ति लग गई है। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर उसके पास सच में कोई चमत्कारिक वस्तु है तो हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, सही कह रही हो तुम। आज से मैं घनश्याम पर गहरी नजर रखूंगा। एक दिन अचानक कमला की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। घनश्याम ने डॉक्टर को बुलाया। तुम्हारी पत्नी कमला बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है। देखो, माफ करना, लेकिन इनका इलाज इस संसार में नहीं है। आप समझ के चलो कि बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ऐसी बातें मत करिए डॉक्टर जी, मत कहिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। घनश्याम बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां बैल आ गया। क्यों रो रहे हो घनश्याम? घनश्याम ने सारी घटना बैल को बता दी। ओह, लगता है परीक्षा का समय आ गया है। कैसी परीक्षा? अपनी पत्नी को मेरे साथ जंगल लेके चलो। जंगल? लेकिन वहां तो जादुई बीज है। हाँ, उन जादुई बीजों में से एक बीज ऐसा भी है जिसे यदि किसी रोगी को खिलाया जाए वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। क्या कह रहे हो? सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ। घनश्याम अपनी पत्नी कमला को लेकर बैल के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। पता नहीं था कि यह दृश्य उसका बड़ा भाई श्याम दूर से देख रहा। श्याम तुरंत भागता हुआ अपनी पत्नी विमला के पास जा पहुंचा और सारी घटना उसे बता दी। इसका मतलब है अब तक जो कुछ भी चमत्कार हो रहा था वो सब जादुई बीजों की वजह से था। चलो हम दोनों उसका पीछा करते हैं। श्याम और विमला चुपके चुपके घनश्याम और बैल का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद घनश्याम और कमला खंडहर के अंदर पहुंचे। वहां विशेष प्रकार के बीज उग रहे थे। वो वहां देखो घनश्याम, तुम्हें वो पौधा दिख रहा है ना? हाँ हाँ, अरे ये तो सोने का पौधा है जिस पर हीरो का बीज उगे हुए हैं। हाँ, उसे ध्यान से देखो। उस हीरे के बीच में तुम्हें एक साधारण बीज दिखाई देगा। हाँ हाँ, इसमें सचमुच एक साधारण बीज भी है। हाँ, बस अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इन हीरो के बीज को अपने खेत में बोओगे तो अगले दिन तुम्हारे खेत में अनगिनत कीमती हीरे उगेंगे और तुम इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन अगर हाँ, तुम इसके विपरीत उस साधारण बीज को चुनते हो और अपनी पत्नी को खिला देते हो तो वह रोग मुक्त हो जाएगी। पर उसके बाद तुम इन हीरो के बीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि इन जादुई बीजों को तुम बोते हुए आए हो, इसका भी उपयोग नहीं कर पाओगे। घनश्याम यह सुनकर चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। जब मेरी पत्नी ही नहीं रहेगी तो ढेर सारा धन, अनाज, वैभव, दौलत ये सब मेरे किस काम का है? मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। बस याद रखना घनश्याम, जैसे ही तुम यह बीज अपनी पत्नी को खिलाओगे, यहाँ जितने भी जादुई बीज हैं, यहाँ सोने का पौधा सब गायब हो जाएंगे और पूरा खंडहर साधारण हो जाएगा। घनश्याम साधारण बीज की ओर बढ़ा ही था कि तभी श्याम और उसकी पत्नी हाथों में तलवार लिए वहां पहुंचे। अरे घनश्याम, मैं तेरी और बैल की सारी बातें सुन चुका हूँ। उस जादुई बीज को फेंक दे, चुपचाप फेंक, चल फेंक। अगर तूने नहीं फेंका, अगर तूने इसे कमला को खिला दिया तो सारे भी जादुई बीज हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे और यहाँ मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे चल फेंक, जल्दी फेंक, मुझे सारे के सारे जादुई बीज चाहिए। भैया, मेरी पत्नी कुछ दिनों की मेहमान है। क्या आप चाहते हैं कि वो मुझे छोड़कर चली जाए? बताइए ना भला। मुझे क्या मतलब तेरी पत्नी से? मुझे तो धन चाहिए, धन, इंसान नहीं। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा तलवार से। चल हट पीछे। भैया भैया, क्या आप धन के लिए मुझे भी मार देंगे? क्या भैया बताइए ना, मार देंगे? मैं तुझे भी मार दूंगा। इतना बोलकर श्याम विमला से बोला, इससे पहले कि यह मूर्ख कोई मूर्खतापूर्ण काम करे, हम सोने के पौधे के सारे बीज उखाड़ लेते हैं। कल सुबह हमारे खेत में हीरे ही हीरे नजर आएंगे और हम इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे।
चलो चलो। इतना कहकर श्याम और विमला जैसे ही दोनों पौधों को स्पर्श करते हैं, अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है और उनके शरीर जलने लग जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे भैया और भाभी जल रहे हैं, इन्हें कैसे बचाऊं? अरे इन्हें कोई तो बचाए। तभी वहाँ एक साधु प्रकट होते हैं। यह संभव नहीं है घनश्याम। इन जादुई पौधों ने इन दोनों का अंजाम यही चुना है। इन्होंने लालच और बुरी नीयत से इस पौधे को स्पर्श किया था और इसका अंत यही होना था। कुछ देर में श्याम और विमला जलकर राख हो जाते हैं। कमला बीज खाते ही ठीक हो जाती है। मुझे अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। अचानक एक और धमाका होता है और बैल एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। घनश्याम हैरान रह जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है सब? मैं क्या देख रहा हूँ? कुछ समय पहले मैंने तपस्या करके बड़ी मुश्किल से इन जादुई बीजों को इस जंगल में उगाया था। मेरा उद्देश्य था कि इन बीजों के जरिए मानवता की भलाई की जा सके, सूखाग्रस्त इलाकों की मदद हो सके। लेकिन इसी रहस्य का पता राज्य के राजकुमार आदित्य को चल गया। वो एक लालची और घमंडी राजकुमार था। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि इन बीजों को लालच से मत छूना, लेकिन वो नहीं माना। उसने सीधे सोने के पौधों को हाथ लगा दिया जिस पर हीरे के बीज लटक रहे थे, और तुरंत वह एक बैल में परिवर्तित हो गया। उस दिन जादुई पौधे ने उसे श्राप दिया था, तुम बैल के रूप में रहोगे, लेकिन जाकर भी बैल जैसा काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मालिक तुम्हें बेचेंगे। जब कोई सच्चे मन वाला लालच रहित मनुष्य तुम्हें देखेगा और तुम्हारा रहस्य जानेगा, और फिर वो भी अगर वह धन की बजाय अपने परिवार को चुनेगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगे। और हाँ घनश्याम, तुम्हारी वजह से मैं आज इस श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। तुम्हारे भाई और भाभी ने लालच से इस पौधे को छुआ, इसीलिए उन्हें उसकी सजा मिली है। अब यह बीज तुम्हारे लिए है घनश्याम, जितने चाहो उतने ले जाओ। हाँ साधु महाराज, पर साधु महाराज मुझे इन जादुई बीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए। मैं किसान हूँ और अपनी मेहनत से फसल उगाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा। साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा खेत हमेशा अच्छी फसल देगा, तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। पर ध्यान रहे, इस स्थान का रहस्य किसी को मत बताना। घनश्याम मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी कमला के साथ बाहर निकल गया। राजकुमार आदित्य साधु से आशीर्वाद लेकर अपने राज्य की ओर लौट गया।